एक महिला पापड़ बेच रही होती है। उसने फटे से कपड़े पहने हैं, पुराने से उसके पास फटे टूटे से चप्पल जूते हैं और वो वहां पर बहुत ही बदतर हालात में पापड़ बेच रही है। तभी वहां से एक पुलिस इंस्पेक्टर निकलता है और वो उसे घूर घूर कर देखने लगता है। जब वो उसे एक नजर में देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो मैं इसे जानता हूँ, लेकिन वो सोचता है कि वो लड़की जिसे मैं जानता हूँ वो ऐसे पापड़ क्यों बेलेगी, वो तो बहुत ही घमंडी है। लेकिन थोड़ा आगे वो जाता है तो फिर से उसे ऐसा लगता है कि हो ना हो ये वही है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और अब वो यूटर्न लेकर वापस आता है और फिर से उस लड़की को देखने लगता है। उसे देखता है, उसके नजदीक जाता है और फिर उसके कंधे पर हाथ रख लेता है। वो लड़की उसकी तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। आइए जानते हैं वो लड़की कौन थी, कौन वो पुलिस इंस्पेक्टर थे जो उसे घूर घूर कर देख रहे थे और वो लड़की उन्हें देखते ही क्यों रोने लगती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने मध्य प्रदेश के इंदौर की एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिससे आपको सीख बहुत जरूरी मिलेगी जीवन में, कि कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। एक रीना नाम की लड़की होती है जिसके दो भैया और एक बहन है। सबसे छोटी बहन है, माता पिता उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं। लड़की 12वीं पास करती है और उसके बाद उसकी शादी करा दी जाती है। शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार में होती है। पति का नाम दिनेश है। दिनेश उसे बहुत प्यार से रखता है, साथ ही साथ उसके सास ससुर भी बहुत प्यार से रखते हैं, क्योंकि घर में इकला बेटा है, इकलौता जो दिनेश है। ना ही कोई बहन है, ना ही कोई भाई है। अब घर में जो बहू है उसे बड़ी पलकों पर रखा जाता है। बहू जो है वो सिर्फ 12वीं पास है, उसने आगे पढ़ाई नहीं की है और घर में बहुत खुशीनुमा माहौल होता है। उसे एक फोन दिया गया है स्पेशल, उसके पास स्क्रीन टच फोन है। फोन में वो वीडियोस देखती है, सुबह शाम अपना काम करती है, सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करती है, पति का भी हर कहा मानती है। उसका जो पति दिनेश, वो एक स्टूडेंट है, उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, लेकिन वो आगे भी पढ़ना चाहता है, टेस्ट क्लियर करना चाहता है और उसके पास जमीन जायदाद बहुत है। उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे पास इतनी जमीन जायदाद है, तुम्हें जरूरत क्या है नौकरी लगने की, अपने खेतों में काम करना और मस्ती से जिंदगी जीना। लेकिन माता पिता को समझाते हुए दिनेश कहता है कि बाबूजी, मुझे मेहनत करके सरकारी नौकरी पानी है, अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो मैं जॉब करूंगा, नहीं तो मेरे पास खेत है, घर है, बहुत अच्छे से मैं रहूंगा। माता पिता को भी कोई एतराज नहीं होता है, क्योंकि काम सारा होता है, साइड बाय साइड वो अपनी पढ़ाई करता है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था, तभी एक दिन जो रीना है वो फेसबुक देख रही थी, तो वहां पर वो एक कॉलेज की वीडियो देखती है। कॉलेज की ऐसी वीडियो आती है जिसमें काफी लड़कियों का ग्रुप है, लड़कों का ग्रुप है, खूब अच्छे हंसी मजाक चल रहे हैं, बुक्स सबके हाथ में बैग है। अब उसके दिमाग में एक बात आती है कि अगर मैं कॉलेज जाऊंगी तो मेरे भी ऐसे ही फ्रेंड होंगे और मैं भी ऐसे मस्ती किया करूंगी। अब शाम को उसका पति जब घर आता है, तभी वो अपने पति से कहती है कि सुनते हो जी, मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने कॉलेज के लड़कों को और लड़कियों को देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी पढ़ना है। जब उसकी पत्नी पढ़ने के लिए बोलती है तो उसका पति कहता है कि पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम कुछ बनना चाहती हो, कुछ करना चाहती हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तुम यूं ही मौज मस्ती के लिए कॉलेज जाना चाहती हो तो ये बेकार बात है, कोई फायदा नहीं है इस चीज में। लेकिन रीना जिद पर आ जाती है, परिवार की लाडली थी, तो अब उसका एडमिशन एक कॉलेज में करा दिया जाता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वो कॉलेज जाने लगती है, सुबह जो काम करना होता वो काम करने के बाद और कॉलेज चली जाया करती, आने के बाद जो करना होता वो काम कर दिया करती। धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक साल पूरा कंप्लीट हो जाता है। बीए फर्स्ट ईयर में उसका एडमिशन हुआ था और वो पूरी तरीके से फेल हो जाती है, किसी भी पेपर में वो पास नहीं होती, क्योंकि उस लड़की का ध्यान पढ़ने में नहीं, सिर्फ फैशन करने में, घूमने में, दोस्तों से बातें करने में रहता था। वो किताबें खोलकर भी नहीं देखती थी, क्योंकि उसने 12वीं जब पढ़ी थी, 1-2 साल का गैप हो गया था, तो उसे पढ़ाई से इतना लगाव नहीं था। अब जब वो फेल हो जाती है तो उसका पति दिनेश कहता है कि तुम फेल हो चुकी हो, तुम इन सब चीजों को छोड़ो, अब तुम आराम से घर पर रहा करो, तुम्हें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, तुमने शौक के लिए कॉलेज जाना शुरू किया था, तुम्हारा शौक भी पूरा हो गया, अब तुम आराम से घर पे रहो। लेकिन वो नहीं मानती है और वो कहती है कि नहीं, मुझे कॉलेज जाना है। वो इस बात पर बहस करने लगती है और घर में तनातनी का माहौल हो जाता है। दिनेश जब उसे चिल्लाकर बंद करना चाहता है तो वो बंद नहीं होती है, वो दुगनी आवाज में चिल्लाने लगती है। और जब पत्नी दुगनी आवाज में चिल्लाती है तो दिनेश उसे कसकर एक थप्पड़ मार देता है। जैसे ही वो अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है, करीबन शाम के 7 बजे होंगे, और वो 8 बजे तक अपने पिताजी को फोन करके बुला लेती है।
कई बार उसका पिता कहता है कि बेटा घर के मामले ऐसे हो जाते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं सुनती है और अब उसका पिता वहां पर आ जाता है। पिता भी घर वालों से कहता है कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिनों में इसका दिमाग ठीक हो जाएगा, ये फिर से आ जाएगी। और इसी प्यार प्यार में वो अपने मायके चली जाती है। माता पिता बहुत अच्छे से दिलासा देकर जाते हैं, सास ससुर को भी, दिनेश को भी। सभी इस बात से जानकारी थी सभी को कि कोई दिक्कत नहीं है, एक दो दिन में ये वापस आ जाएगी। लेकिन वो कुछ दिनों तक अपने मायके रहती है और अपने घमंड में अपने पति से बात नहीं करती है। अपने पिता से कहती है कि बाबूजी, उसने मुझे थप्पड़ मारा और मैं उसके थप्पड़ का जवाब उसे देना चाहती हूँ। मैं उसके थप्पड़ को खाकर ऐसे नहीं रह सकती। अब पिता से ये बात कहती है, पिता समझाता भी है लेकिन वो कोई भी बात नहीं मानती है। लाडली बेटी थी इसलिए बात को इग्नोर कर दिया जाता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब उसके पास एक उसकी फ्रेंड आती है, जो फ्रेंड कहती है कि तुम्हें तो काफी वक्त हो गया मायके आए हुए, कब तुम्हें ससुराल नहीं जाना। तभी वो सारी बात उसे बताती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम उस पर तलाक का केस डालो, वो तुम्हें फटाफट लेने आ जाएगा। जब वो ऐसी बात सुनती है तो अब वो, क्योंकि वो रहना चाहती थी दिनेश के साथ, लेकिन वो अब पैंतरे आजमा रही थी और उसका वो नीची भी ना पड़े और उसे ससुराल भी मिल जाए, बस वो इसी चक्कर में थी। और अब अपने पिता से कहती है कि बाबूजी, उसने मुझे मारा है, मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे उससे तलाक लेना है। उसका पिताजी समझाता है लेकिन वो नहीं मानती है। और अब उसका पिता उससे, जो लड़का है दिनेश से, उससे फोन करके कह देता है कि तुम्हारी पत्नी तलाक चाहती है। वो इस बात को सुनकर और गुस्से में आ जाता है कि इतनी बड़ी तो बात ही नहीं थी जिस बात पर वो तलाक चाहती है। और अब वो बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी दोनों गांव की पंचायत इकट्ठा होती हैं और पंचायत में ही ये फैसला लिया जाता है कि अब ये दोनों अलग अलग रहेंगे, इनका तलाक कर दिया जाए पंचायती तौर पर। कानूनी कागजों में उसका तलाक नहीं हुआ था, पंचायती तौर पर उनका तलाक कर दिया गया। 10 लाख रुपए रीना को दिनेश की तरफ से दे दिए गए। अब रीना अपने मायके में रहती है, लेकिन रीना अब इस बात को सोच सोच कर बहुत पश्चाताप करती है कि मैंने तो चाहा था हम एक साथ रहें, लेकिन ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। अब क्या किया जाए, अब वो इसी सोच में रहती है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा है। अब वक्त के साथ साथ माता पिता बुजुर्ग थे और एक हादसे में दोनों माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं। जब माता पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं, अब घर में दो भाभियां हैं, दो भाई हैं। भाई दिन भर काम करते हैं, भाभियां दिन में घर में काम करती हैं। और जो लड़की रीना है वो सारा दिन इधर से उधर टहलती रहती है, कोई भी काम धंधा नहीं देखती है, क्योंकि उसने बचपन से ही कभी कोई काम नहीं किया था और अब वो किसी भी चीज पर इतना ध्यान नहीं देती है। तभी एक दिन जो भाभी है वो किसी काम के लिए कहती है, लेकिन ननद मना कर देती है और फिर भाभी उसे डांट देती है। जैसे ही भाभी डांटती है तो अब रीना को इतना बुरा लगता है कि रीना उससे लड़ने लगती है और अपनी दोनों भाभीयों से लड़ जाती है। वो दोनों भाभियां साथ साथ लड़ती भी हैं और उस वक्त मामला बंद हो जाता है, वहीं पर उनकी लड़ाई बंद हो जाती है। लेकिन शाम को जब भैया आते हैं तो वो रीना उन दोनों से शिकायत करती है कि तुम्हारी दोनों पत्नियां मुझसे खूब लड़ी हैं और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस बात पर भाई उल्टे भड़कते हैं। जो भाई कभी उसे बहुत प्यार और स्नेह से रखा करते थे जब उसके माता पिता थे, आज वो भाई पहली बार रीना पर उल्टे भड़कते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें सही तरीके से रहना है तो यहाँ पर रह सकती हो, नहीं तो ये घर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। जब उसे इस तरीके से डांट लगा दी जाती है तो अब वो रोने लगती है, अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। फिर वो एक फैसला लेती है कि मुझे अब इनके पास नहीं रहना है और अब वो उनसे कहती है कि मुझे अब अपने अलग से रहना है। जो मेरे 10 लाख रुपए मिले थे वो रुपए मुझे दो, मैं अपना अलग से घर बसाऊंगी। उसका भाई कहता है कौन से 10 लाख रुपए, जब हमें कोई लड़का मिलेगा तो हम तुम्हारी शादी करेंगे, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अब इस बात को सुनकर रीना बहुत हैरान हो जाती है। रीना रात में ही घर छोड़ने का प्लान बनाती है और रात के अंधेरे में रीना अब अपने कुछ छोटा मोटे सामान लेकर, अपने कपड़े लेकर घर से निकल जाती है। शहर की ओर पहुंचती है, शहर में जाकर अपने लिए काम ढूंढती है। काम तो उसे मिल जाता है, लेकिन जहां भी वो काम करती है वहीं पर लोग उससे गंदी नजरों से देखते हैं और ये बात रीना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो सिर्फ अपने पति दिनेश से प्यार किया करती थी और ऐसी नजरें उसे किसी की भी पसंद नहीं थी। दोस्ती रखती थी कॉलेज में लड़कियों से, फैशन करती थी बहुत अच्छे से, लेकिन इन सभी मामलों से वो दूर रहा करती थी। और जब लोग उसकी तरफ गंदी निगाह करते तो वहीं से वो नौकरी छोड़ दिया करती। ऐसे ही करके लगभग 1 महीने में उसने 3 से 4 नौकरियां छोड़ दी थी और अब वो अपने जो किराए पर एक कमरा लिया था उसी में रहती है। और अब उसके पास पैसे भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए अच्छे,
और वो दर दर भड़क रही थी। तभी वो देखती है कि एक महिला रोड किनारे खड़ी होकर पापड़ बेच रही है। वो उसके पास जाती है और उनसे मिलती है और कहती है कि माँ जी, क्या ये काम मैं कर सकती हूँ? तो वो बुजुर्ग महिला कहती है कि बिल्कुल, तुम क्यों नहीं कर सकती? तुम चाहो तो इसी दुकान पर रखकर बेच सकती हो, मेरा हाथ बट जाएगा और जो तुम्हारा फायदा होगा वो तुम ले सकती हो। अब वो पापड़ बेचने वाली महिला उसकी मदद करती है और वहीं पर रहकर अब रीना भी पापड़ बेचने लगती है। धीरे धीरे काम सही चलने लगता है, उसका खर्च निकल जाता था, उसके खाने के लिए 2 वक्त की रोटी बच जाती थी और थोड़े बहुत पैसे भी बच जाया करते। अब ऐसे ही वो काम करती रहती है। लगभग 6 महीने उसे उस पापड़ की दुकान पर काम करते करते हो जाते हैं। इधर जो दिनेश है, उसने अपनी पढ़ाई अभी भी नहीं छोड़ी थी। उसने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, बहुत सारे एग्जाम दिए और वो एग्जाम क्रैक कर जाता, वो पुलिस में लग जाता है। पुलिस में उसे एक सिपाही की नौकरी मिलती है। सिपाही की नौकरी जब उसे मिलती है तो वो अपनी नौकरी को बहुत अच्छे से करता है। तभी उसे एक दिन एसपी साहब ने बुलाया था, तो वो गाड़ी लेकर एसपी साहब से मिलने के लिए जा रहा था शहर, और शहर के रास्ते में ही वो पापड़ बेचने वाली महिला उसे दिखाई देती है। जब वो जा रहा था तो उसे नजर पड़ती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि क्या ये वही रीना है। वो फिर से आगे जाता है, आगे से वो वापस यू टर्न लेकर आता है, फिर गौर से रीना को देखता है। रीना जब उसे दिख जाती है तो वो उतरता है गाड़ी से, और गाड़ी से उतरने के बाद वो उससे कहता है कि जिस लड़की में इतना घमंड था, आज वो पापड़ कैसे बेल रही है? तभी वो कहती है कि घमंड नहीं था, बस मेरी कुछ गलतियों की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। और वो उससे ऐसा कहकर पीठ फेर लेती है। जब वो पीठ फेरती है तो उससे दूसरी बार जो दिनेश है, वो फिर से बात करना चाहता है और वो उससे कोई बात नहीं करती है। तभी दिनेश कहता है कि क्या हुआ, अब तुम नजरें भी नहीं मिला सकती? और तभी रीना उसकी तरफ मुड़ती है तो उसकी आंखों में आंसू थे। दिनेश कहने लगता है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या जरूरत है रोने की? तुम तो बहुत खुशमिजाज रहा करती थी, बड़े घमंड में चूर रहा करती थी। तो रीना सारी बात बताती है कि अब ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, जिस गलती की सजा मुझे मिली है, और मैंने तुम्हारे जैसे परिवार को छोड़ दिया, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इतना वो कहती है और अब माफ़ी माँगने लगती है। वो कहती है कि मैंने कई बार सोचा था तुमसे माफ़ी माँगूँगी, तुम्हारे घर जाकर माफ़ी माँगूँगी, लेकिन जो मैंने तलाक का तुम पे केस करना चाहा और तुमने एवज़ में 10 लाख रुपए दिए मुझे, उसने मेरे पैरों को बाँध दिया और मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। जब वो बार-बार माफ़ी माँगती है तो अब उसे दिनेश माफ़ कर देता है और वो कहता है कि अगर तुम्हारे साथ इतनी प्रॉब्लम थी तो तुम घर आती और तुम मेरे साथ रहती, तुम्हें ज़रूरत क्या थी इन सब चीज़ों को करने की? तो रीना माफ़ी माँगने लगती है, कहती है मुझसे बड़ी बहुत गलती हुई थी, उसी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी दिनेश कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? तो रीना बहुत जल्दी से हाँ करती है, कहती है मैं तुम्हारे सिवा किसी और को जीवन में चाह नहीं सकती और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तभी वो कहता है लेकिन एक शर्त होगी, तुम्हें मेरे माता-पिता से माफ़ी माँगनी होगी। वो कहती है कि माफ़ी तो दूर की बात है, मैं उनके पैरों में अपनी नाक तक रगड़ सकती हूँ अगर आप मुझे लेकर चलो। क्योंकि गलती मेरी थी, सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था, सिर्फ़ मैंने ही ऐसा किया था कि मेरा घर उजड़ जाता है। इस बात पर दिनेश कहता है कि ठीक है, मैं माता-पिता से बात कर कर बताऊँगा, ये मेरा नंबर है और मैं तुम्हें बताता हूँ। अब वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन 3-4 दिन होते हैं, रीना के पास फ़ोन नहीं आता है। अब रीना उस नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि आपने तो मुझे कॉल भी नहीं किया। तभी दिनेश कहता है कि उस हड़बड़ी में मैं तुम्हारे पास अपना नंबर तो दे आया, लेकिन मेरे पास तो तुम्हारा नंबर ही नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाया। रीना कहती है ठीक है। तभी वो बताता है कि मम्मी-पापा राज़ी हैं, मैं कल आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए, तुम तैयार रहना। तब वो दूसरा दिन होता है और सुबह-सुबह दिनेश सबसे पहले रीना को लेने के लिए पहुँचता है। उसके उस किराए के कमरे पर, वहाँ से रीना को लेकर अपने घर आता है और बहुत राज़ी-खुशी वो घर में एंट्री करती है और सास-ससुर को देखते ही उनके पैरों में पड़ जाती है और माफ़ी माँगती है, कहती है माँ, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए। सारी गलती मेरी थी, मैंने ही इस परिवार को नहीं समझा। इस परिवार में रहकर मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोनों सास-ससुर उसे माफ़ कर देते हैं और अब वो बहुत ही प्यार से रहने लगती हैं। ये थी कहानी एक लड़की जो कि बहुत घमंड करती है, लेकिन उसे उसकी सारी बातें याद आ जाती हैं और भगवान उसके घमंड को तोड़ देता है। आपको कहानी जैसी भी लगी हो, जो आप रीना के बारे में कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।